हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 105 का यूनिट 9 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन यूनाइटेड किंगडम। आज इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम मॉडल ऑफ द यूके पार्लियामेंट तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इस यूनिट से हमें यह हेल्प मिलेगी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, उसके क्या-क्या प्रिंसिपल फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और हमें ये पता लगेगा कि जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन पर ये वर्क करती है, उसमें क्या-क्या इसके डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो जो वर्ड पार्लियामेंट है, वो डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड पार्लर से, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक। इसका मतलब जो पार्लियामेंट है, वो प्रैक्टिस ऑफ मोनार्क्स को इम्प्लाई करता है, जहाँ पर जो मोनार्क्स होते हैं, वो अपने कुछ एडवाइजर्स के साथ स्टेट के अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ होता है एक ऐसा प्रिंसिपल गवर्नेंस का, जहाँ पर जो सिटीजन्स इंक्लूडिंग द लीडरशिप के साथ सारे लोग लॉ के सामने अकाउंटेबल होंगे। और जो लॉ है, वो ये स्टेट करता है कि जो सारे लॉज हैं वो इक्वली सब सिटीजन्स पर अप्लाई होंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। हर सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि अगर उसके लॉज को वायलेट किया जाता है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और साथ ही साथ हर सिटीजन जो कि लॉ को वायलेट करता है, उसको पनिशमेंट भी यहाँ पर दी जाती है। रूल ऑफ लॉ के डीप हिस्टोरिकल रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश की है। उन्होंने फाउंडेशन रखी है हेल्दी कम्युनिटी, जिसके जो कंसेप्ट्स हैं, वो हैं जस्टिस, अपॉर्चुनिटी और पीस। ब्रिटेन का पार्लियामेंट या पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो यूनिटरी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का यूनिटरी ना होकर फेडरल है, पर इसका यूनिटरी है। आगे एवी डाइसी बताते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड के या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसके पास ये राइट है कि किसी भी लॉ को वो बना सकती हैं। और कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी जो कि लॉ ऑफ इंग्लैंड के अंदर रिकॉग्नाइज है, वो उसको एक राइट दिया गया है कि वो उस लेजिस्लेशन को या लॉ को ओवरराइड कर सकती है। आगे आता है मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। The doctrine of parliamentary sovereignty implies that British Parliament is the absolute highest lawmaking body in Britain. ये इम्प्लाई करती है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम बॉडी है कोई भी लॉ को बनाने के लिए। इसके पास कुछ डी जुरे पावर्स है। डी जुरे पावर्स का मतलब, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है बाय लॉ। इट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ से, और ये इसे इनेबल करती हैं किसी भी लॉ को रिपील, अमेंड, लेजिस्लेट करने के लिए बिना किसी चैलेंज के, और ये इसे वीटो भी कर सकती है, ओवरराइड भी कर सकती है। वन ऑफ द मोस्ट ग्लेरिंग एविडेंस ऑफ दिस वाज द पैसेज ऑफ सेप्टेनल एक्ट। इसका एक एविडेंस हमें देखने को मिलता है सेप्टेनल एक्ट, जिसमें जो लीगल ड्यूरेशन होती है एग्जिस्टिंग हाउस ऑफ कॉमन्स की, उसे 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाता है। और ओवर एक्सटेंडिंग ड्यूरेशन मैंडेट की वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ब्रिटिश इलेक्टोरेट्स में, उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है इससे। डाइसी कुछ 3 ट्रेड्स को नोट करते हैं जो कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी में हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती है लेजिस्लेटिव पावर टू अमेंड एनी लॉ, फंडामेंटल और अदरवाइज इन अ फ्री यूनिफॉर्म मैनर। पहली वो कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं, वो होती है लेजिस्लेटिव पावर। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उसको एक राइट दिया गया है या एक पावर दी गई है कि वो हर किसी भी लॉ को अमेंड लेजिस्लेट कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल हो या कोई और हो, एक यूनिफॉर्म मैनर में। यहाँ कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं बनाया गया है डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ है, कोई फंडामेंटल लॉ है, इनके बीच में कोई ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। नो अथॉरिटी जुडिशियल और अदरवाइज हैज पावर टू डिक्लेयर अ वाइड पार्लियामेंट्री एक्ट। किसी भी अथॉरिटी को या जुडिशरी को भी इवन पार्लियामेंट्री एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर यहाँ पे नहीं दी गई है। और ये गवर्नमेंट मेंबर्स की रिक्रूटमेंट का भी एक पूल माना जाता है, जहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है।
The members of parliament MPs acts an important channel of communication between the electorate and the government। और जहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कम्युनिकेशन की तरह एक चैनल के रूप में यहाँ पर देखे जाते हैं इलेक्टोरेट और गवर्नमेंट के बीच में। तीसरा टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता है। प्रोफेसर मेयर ग्रांट के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, हम उन्हें चार ब्रॉड फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज आता है मिडल एजेस का, जहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता था जो कि है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और सेक्शन टाइम्स के ड्यूरेशन में जो वाइस मैन थे या जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते थे। पर 1215 में जैसे ही मैग्ना कार्टा को प्रोमulgate किया जाता है बैरन के रेजिस्टेंस के बाद, यहाँ पे एक एक्सेसिव टैक्स इम्पोजिशन की पॉलिसी देखी जाती है जो कि मोनार्क इम्प्लीमेंट करता है अपनी पॉपुलेशन पर। The 13th century also witnessed the creation of commons as costly wars weighed heavily on intensive tax collection not only from lords but also the freemen of the country। 13th century में हमने कॉमन्स का क्रिएशन भी देखने को मिलता है क्योंकि जो कॉमन्स लोग होते थे वो ही इनसे टैक्स कलेक्शन करते थे। और क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव टैक्स कलेक्शन करना होता था तो इन पर ज़्यादा बर्डन आ जाता था। और ये जो टैक्स कलेक्शन करते थे वो लॉर्ड से भी करते थे और दूसरी कंट्री जो फ्रीमैन होते थे कंट्री के उनसे भी करते थे। और जो ये टैक्स ऑब्लिगेशन था इसकी वजह से कॉमन्स को बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता था। और इसी वजह से जो हर काउंटिंग में सिर्फ 4 नाइट्स ही इलेक्ट होते थे और जो कि वेस्टमिंस्टर को भेजे जाते थे। The Federal Council now became more representative of popular interest and with three major factions being the clergy, barons and commoners। अब जो फेडरल काउंसिल थी वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने लग गई इसके बाद से, और वो पॉपुलेशन इंटरेस्ट को ज़्यादा स्ट्रेस देने लग गई। और एक तीन मेजर फैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ की रिप्रेजेंटेशन में। पहला होता है क्लर्जी, फिर होता है बैरन्स, फिर आते हैं कॉमनर्स। और 14th सेंचुरी में हमें एक ग्रेजुअल सेपरेशन देखने को मिलता है जिसमें जहाँ पहले सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था, अब उसी के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स भी जोड़ दिया जाता है और दो चेंबर बन जाते हैं हाउस के। सेकेंड फेज शुरू होता है 1485 से 17th सेंचुरी तक, जहाँ पर जो पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन है वो कैरेक्टराइज किया जाता है एक पावर की टसल के रूप में, जहाँ पर जो किंग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं पार्लियामेंट की अल्टीमेट सॉवरन अथॉरिटी बनने के लिए। और जो वहाँ के किंग होते हैं वो अपना डिवाइन राइट असर्ट करते हैं, पर जो कि पार्लियामेंट होती है वहाँ की वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और इसकी जो पेटिशन होती है डिवाइन राइट्स की वो 1628 में चार्ल्स वन द्वारा साइन की जाती है, पर ये कोई फॉलो नहीं करता और ये पार्लियामेंट में भी जाकर डिसॉल्व हो जाती है। इसकी वजह से एक हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है 11 साल के लिए, जहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट नहीं किया जाता। और सिविल वॉर इस्टेब्लिश होने के बाद एक लीगल सॉवरन अथॉरिटी का हमें एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है पार्लियामेंट का। The practice of parliamentary scrutiny for executive or government started with the parliament gaining the right to punish those officials who violated tax collection rules। अब जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो रॉयल ऑफिशियल्स को भी पनिश कर सकता है, वो जब आती है जब जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है एग्जीक्यूटिव की वो स्टार्ट हो जाती है, जब जो पार्लियामेंट होता है वो अपनी पावर को दोबारा से रीगेन कर लेता है। Also, being the taxpayers, the commons started asserting their sole propriety on the right to approve the manners of finance and taxation laid down by the government। और इसी के साथ जो टैक्सपेयर्स और कॉमन्स लोग होते हैं वो अपना कंसर्न दे देते हैं, वो अपना एक्सेप्शन दे देते हैं कि वो इस अप्रूवल को एक्सेप्ट करते हैं, इस रूल को एक्सेप्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो फाइनेंस और टैक्सेशन पर अपने मैटर्स को अप्रूव कर सकती है। थर्ड फेज हमें देखने को मिलती है 1688 से 1832 तक। यहाँ पर जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है 1688 का जेम्स सेकेंड के एस्टेब्लिशमेंट में, इससे जो पार्लियामेंट होता है उसको अल्टीमेट सॉवरेनिटी मिल जाती है। और जो बिल ऑफ राइट्स होता है 1689 का वो री इन्फोर्स कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड मोनार्की विद सुप्रीम पार्लियामेंट।
यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेड मोनार्की को रखा जाता है, पार्लियामेंट को यहाँ पर सुप्रीम रखा जाता है। क्वीन इन पार्लियामेंट वॉज डिक्लेयर्ड द सोल सॉवरन इन ब्रिटेन, और वहाँ की क्वीन को सोल सॉवरन डिक्लेयर कर दिया जाता है। पार्लियामेंट्री पावर्स इन मैटर्स ऑफ न्यू लॉज एंड टैक्सेस इंक्रीज द एक्सपेंस ऑफ रॉयल पावर्स, और इसकी वजह से जो रॉयल पावर्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि नए नए लॉज और नए नए टैक्सेस से इनको टैकल करना होता है थ्रू द बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689 के बिल ऑफ राइट्स के थ्रू, जिसे ग्रेट चार्टर्स भी कहा जाता है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1707 भी से कहा जाता है। आगे आता है द फोर्थ फेज 1832 से टिल डेट। ये कैरेक्टराइज होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन होता है रोल्स का, वो यहाँ पे क्लासिफाई भी कर दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशंस देखने को मिलते हैं हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, और दूसरे हाथ पर जो दो हाउसेज होते हैं उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो फ्रेंचाइज होती है वो लेटर पीरियड में एक्सटेंड भी कर दी जाती है 1867 के बाद। इससे पहले सिर्फ जो अमीर लोग हुआ करते थे सिर्फ वही वोट कर पाते थे, पर इस लेजिस्लेशन के बाद जो फ्रेंचाइज है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। विमेन को 1918 में कहीं जाकर वोटिंग का राइट मिलता है। रिसेंट टाइम से अगर हम देखें तो more devolution of power through the creation of Northern Irish, Scottish, and Welsh regional assemblies of parliament or meet the nationalistic aspirations of British people। हमें यहाँ पे ज़्यादा डिवोल्यूशन देखने को मिलता है पावर्स का। जैसे जब जो नॉर्दर्न आयरिश है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की टेरिटरी है, जो स्कॉटलैंड है, जो वेल्स है, वहाँ की जो रीजनल असेंबलीज या पार्लियामेंट होते हैं वो अपने नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, और ये सारे पार्लियामेंट्स इलेक्टेड बॉडीज से आते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवॉल्व मैटर्स पर, जो कि रिजर्व मैटर्स में आते हैं वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। अगला टॉपिक आता है मॉडल ऑफ द यूके पार्लियामेंट। जो यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को यहाँ पे जो चलती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जहाँ पर जो सिंपल जो सिंबॉलिक सेरेमोनियल लीडरशिप होती है वो मोनार्क होता है एक शो पीस की तरह, पर जो रियल पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसे लीड करता है। पार्लियामेंट यहाँ का बाई कैमरल है। इसके बाद दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यहाँ कुछ एल्डर स्टेट्समैन, यहाँ के कुछ एक्सपीरियंस लोग आते हैं जिनके पास हेरिडेटरी स्टेटस होता है, रिलीजियस अथॉरिटी, इनकी एक्सपर्टीज होती है, और इसी वजह से इसे लेस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी माना जाता है। कॉमन्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसलिए सीट्स भी कम होती हैं। एग्जाम्पल हमें दे रखा है कैनेडियन अपर हाउस का, क्योंकि जो कैनेडियन अपर हाउस है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादातर मेल खाता है। कैनेडियन अपर हाउस में जो लोग होते हैं वो कंप्लीटली नॉन इलेक्टेड होते हैं, मतलब वो भी एक तरीके से हेरिडेटरी होते हैं। इसी वजह से इनको ज़्यादा पावर देने का कोई फायदा नहीं माना जाता। The Parliamentary Acts of 1911 and 49 brought decisive decline in the powers of House of Lords। अब 1911 और 1949 के कुछ एक्ट से हमें डिसाइसिव डिक्लाइन देखने को मिलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर में, जहां पर उन्हें जो लीगल राइट दिया जाता था मनी बिल्स को अमेंड करने का, लेजिस्लेटिव बिल्स को डिले करने का कॉमन्स द्वारा जो किया जाता था, वो उनसे अब छीन लिया जाता है। उनके पास कोई पावर नहीं रह जाती है, और उनकी जो ड्यूरेशन थी जो पहले 7 साल की हुआ करती थी उसको अब 1 साल तक किया जाता है। और यहाँ पर दो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं एक साथ, जो कि रेयरली एक्सरसाइज किए जाते हैं। पर जो अपर चेम्बर होता है उसके पास कुछ ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें कुछ लेजिस्लेशंस भी इनिशिएट किए जाते हैं, यहाँ पे बिल पास किए जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोवर्शियल डिबेट्स की जाती हैं एक से ज़्यादा बार। पर जो ये डिबेट्स करते हैं इससे ये कुछ खोते नहीं है, इनका इलेक्टोरल सपोर्ट तब भी बना रहता है। अपार्ट फ्रॉम द चर्च मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स बिलोंग टू द आइदर साइड ऑफ major political parties and therefore are instrumental in introduction of passage of certain legislation। ये कुछ ज़्यादा important नहीं है।
In Britain, every bill has to go through a process of approval of three entities. ब्रिटेन में एक बिल को पास कराने के लिए तीन एंटिटीज से गुजरना पड़ता है। पहली होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, जहाँ पर ये बिल को इनिशिएट करते हैं। दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहाँ पर जो एल्डर स्टेट्समैन होते हैं वो होते हैं। और तीसरा होता है क्राउन, जो कि उस पर साइन करता है। इन तीनों प्रोसेस से पार होने के बाद ही जो ये बिल होता है वो एक एक्ट में बन जाता है। इससे पहले रॉयल लेजिस्लेशंस होते थे, कुछ ऑर्डिनेंस से, जो कि एडवर्ड द सिक्स्थ के रेन में किए जाते थे। वहाँ पर जो मोनार्क होता था वो चैलेंजिंग अथॉरिटी होता था, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और 1707 में जब क्वीन ने वीटो किया स्कॉच मिलिशिया बिल को, इसके बाद इसका खत्म होने लग गया, इसका जो डेवलपमेंट था ये खत्म हो जाता है। The Crown dissolves the Parliament and calls for new election on the request of Prime Minister। अब जो क्राउन होता है यहाँ का, वो पार्लियामेंट को रिजॉल्व कर लेता है, एक नई इलेक्शन को कॉल करता है प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर। और जो पावर होती है इसकी वीटो करने की, वो एक सिंबॉलिक केस बन जाता है ब्रिटिश मोनार्क में। आफ्टर एन इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर मीट्स द क्वीन to request her permission to form government, which is more of a formality। इलेक्शन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्वीन से मिलता है और परमिशन मांगता है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, पर एक फॉर्मेलिटी ही होती है। यहाँ पे कोई क्लियर एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्टी में नहीं आती, पर जो क्वीन होती है यहाँ पर एक आर्बिट्रेटर के रूप में एक्ट करती है। Monarchy is still revered as a symbolic tradition, unity, stability and national identity of British nation। ब्रिटिश नेशन में आज भी मोनार्की को एक ट्रेडिशन, यूनिटी और स्टेबिलिटी के रूप में देखा जाता है। और जो क्वीन होती है वो एक सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, कमांडर इन चीफ होती है। और हेड ऑफ कॉमनवेल्थ के ये सिंबलाइज करती है कि जो ये रिलेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूटी में है वहाँ की दूसरी कॉलोनियल कंट्रीज के। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ या मॉडल ऑफ यूके पार्लियामेंट। यही इस वीडियो का पार्ट 1 था। थैंक यू सो मच।